भारत के नक्शे को अगर हम बहुत ही ध्यान से देखें ना, तो बिल्कुल मध्य में एक ऐसा राज्य दिखाई देता है जिसकी आकृति, मतलब अगर आप उसे गौर से देखें तो वो बिल्कुल एक समुद्री घोड़े जैसी लगती है। हाँ, एक सी हॉर्स की तरह। बिल्कुल, एक सी हॉर्स जैसी। और अगर इस राज्य को और भी करीब से देखा जाए ना, तो एक बहुत ही रहस्यमयी भौगोलिक स्थिति सामने आती है। मतलब इस राज्य के सबसे पूर्वी छोर पर जब सूरज की पहली किरण पड़ती है और जब वही किरण इसके सबसे पश्चिमी छोर तक पहुंचती है, तो बीच में पूरे 16 मिनट और 36 सेकंड का समय बीत चुका होता है। अरे वाह, 16 मिनट का फासला। हाँ, इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक ही राज्य में जब पूर्व के किसी गांव में लोग अपनी सुबह की चाय का पहला घूंट ले रहे होते हैं, तब पश्चिम के किसी हिस्से में लोग शायद अभी भी अपना अलार्म स्नूज कर रहे होते हैं। सही बात है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी राज्य यानी छत्तीसगढ़ के भूगोल की परतों को 2026 के बिल्कुल ताज़ा और नवीनतम आंकड़ों के साथ खोलने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि भूगोल सिर्फ रटने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद भी सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सी नदी कहाँ बहती है या किस पहाड़ की ऊंचाई क्या है। हम इसके पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि कैसे यहाँ की मिट्टी, यहाँ के जंगल, जमीन के नीचे दबे खनिजों का जो रहस्य है और हाल ही में घोषित जो देश का 56वां टाइगर रिजर्व है, ये सब आपस में कैसे गहराई से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत ही उस 16 मिनट वाले समय के अंतर से होती है। अगर देखा जाए तो भूगोल सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरों का जाल नहीं है, ये किसी भी क्षेत्र की दिनचर्या तय करता है। बिल्कुल। अगर हम इस 16 मिनट वाले अंतर के पीछे के विज्ञान को समझे ना, तो ये पूरी तरह से राज्य के देशांतरीय विस्तार पर निर्भर करता है। मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल स्प्रेड होता है। अच्छा, तो ये देशांतर का खेल है पूरा एकदम। छत्तीसगढ़ का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो जशपुर जिले में है और सबसे पश्चिमी बिंदु बीजापुर में है। अब इन दोनों के बीच लगभग 4 डिग्री देशांतर का अंतर है। 4 डिग्री का। हाँ, और पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है ना, तो सूरज को 1 डिग्री देशांतर पार करने में ठीक 4 मिनट लगते हैं। इसलिए 4 डिग्री का सीधा सा गणित हुआ 16 मिनट। ओहो, अब समझ आया। तो ये जो फैलाव है ना, ये राज्य को एक अजीब सी भौगोलिक खींचतान में डाल देता है, जो यहाँ की जलवायु को बहुत ही अनोखा बनाता है। यार, ये 16 मिनट वाली बात तो दिमाग में बिल्कुल छप जाने वाली है। लेकिन अगर हम इसकी पूरी वैश्विक स्थिति को देखें, मतलब अक्षांश और देशांतर को एक बड़े नजरिए से देखें, तो ये भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। हाँ, क्षेत्रफल के हिसाब से। बिल्कुल। इसका क्षेत्रफल 1,35,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। और एक और चीज जो तुरंत ध्यान खींचती है वो ये है कि ये चारों तरफ से 7 राज्यों से घिरा हुआ है। 7 अलग अलग राज्यों से। हाँ, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। मतलब ये पूरी तरह से एक भू आविष्ठित या कहें तो लैंडलॉक्ड राज्य है। न कोई समंदर है इसके पास, न कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सही कहा। तो क्या समंदर से इतनी दूरी होने का इसकी जलवायु पर कोई खास असर पड़ता है? बहुत बड़ा असर पड़ता है। समंदर का आसपास न होना ना, जलवायु के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। वो कैसे? देखिए, जब कोई जगह समंदर के पास होती है, तो पानी की जो नमी होती है वो तापमान को संतुलित रखती है। मतलब न बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, न बहुत ज्यादा सर्दी। अच्छा, एक मॉडरेट मौसम रहता है। बिल्कुल। लेकिन छत्तीसगढ़ तो पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है। नमी का वो संतुलन यहाँ बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प घटना घटती है, जिसे समझे बिना इस राज्य के भूगोल को डिकोड किया ही नहीं जा सकता। ऐसी कौन सी घटना? राज्य के कोरिया जिले में ना, बालम की पहाड़ी नाम की एक जगह है। ये पूरे भारत के लिए एक बहुत ही खास कटान बिंदु है। मतलब एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। कटान बिंदु से मतलब क्या यहाँ कुछ अहम अक्षांश रेखाएं आकर मिलती हैं? सटीक रूप से। इसी बालम की पहाड़ी पर कर्क रेखा, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो भारत की जलवायु को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। हाँ। और भारतीय मानक समय रेखा यानी IST, जो पूरे देश का समय तय करती है, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। अरे वाह, मतलब दोनों मुख्य रेखाएं एक ही जगह पर। बिल्कुल। ये जगह भौगोलिक और गणितीय रूप से भारत का एक तरह का हृदय स्थल बन जाती है। और कर्क रेखा का राज्य के उत्तरी हिस्से से गुजरना इस बात की गारंटी देता है कि गर्मियों में यहाँ सूरज आग उगलेगा। और क्योंकि समुद्र तट भी नहीं है, तो वो गर्मी और भी ज्यादा तीखी महसूस होती होगी। एकदम सही। इसका मतलब कर्क रेखा और समुद्र से दूरी, ये दोनों मिलकर मौसम को चरम पर ले जाते हैं। लेकिन
यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। कैसा विरोधाभास? अगर हम राज्य की प्राकृतिक संरचना को देखें ना, हम्म। तो इसे मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है। उत्तर का पहाड़ी और पाट प्रदेश, मध्य का महानदी मैदान और दक्षिण का बस्तर पठार। अब अगर ऊंचाई की बात करें तो उत्तरी हिस्से में बलरामपुर के सामरी पाट में राज्य की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। हाँ बिल्कुल। और वहीं सुदूर दक्षिण में दंतेवाड़ा के बैलाडीला में नंदीराज चोटी है, जो 1210 मीटर ऊंची है। अब देखिए, दोनों की ऊंचाई लगभग एक समान है, सिर्फ 15 मीटर का फर्क है। सही बात है, 15 मीटर कुछ खास नहीं होता। तो विज्ञान तो यही कहता है ना कि समान ऊंचाई पर तापमान भी लगभग समान होना चाहिए। लेकिन सामरी पाट सर्दियों में बर्फ जैसा ठंडा और गर्मियों में भयंकर गर्म होता है, जबकि बैलाडीला में मौसम इतना उग्र नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ये ना भूगोल का एक बहुत ही सुंदर रहस्य है। सिर्फ ऊंचाई ही सब कुछ तय नहीं करती है। कोई जगह किस अक्षांश पर है और उसके आसपास का आवरण कैसा है, ये ज्यादा मायने रखता है। अच्छा। देखिए, सामरी पाट उत्तर में है, कर्क रेखा के एकदम करीब। यहाँ महाद्वीपीय प्रभाव हावी रहता है। महाद्वीपीय प्रभाव मतलब जमीन का प्रभाव? हाँ, ये वो प्रभाव है जो जमीन को बहुत तेजी से गर्म और तेजी से ठंडा करता है। दूसरी तरफ अगर बैलाडीला को देखें तो वो दक्षिण में है, जो विषुवत रेखा या इक्वेटर के ज्यादा करीब है। विषुवत रेखा के पास। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि बैलाडीला का जो पूरा क्षेत्र है ना, वो अत्यंत घने जंगलों से ढका हुआ है। ये जो जंगल होते हैं, ये एक प्राकृतिक थर्मोस्टेट या इंसुलेटर का काम करते हैं। मतलब वो एक चादर की तरह काम करते हैं? बिल्कुल। पेड़ों की सघनता और उनसे जो नमी निकलती है, वो तापमान को एक हद से ज्यादा बढ़ने या गिरने ही नहीं देती। इसीलिए ऊंचाई समान होने के बावजूद दोनों चोटियों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसका मतलब ये सिर्फ अक्षांश का खेल नहीं है, बल्कि वनस्पति भी मौसम को पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है। एकदम सही। अब अगर पहाड़ों और मौसम से थोड़ा नीचे उतरकर जमीन पर आएं, तो जो मध्य का हिस्सा है, महानदी का मैदान, उसे धान का कटोरा कहा जाता है। हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध उपनाम है। ये नाम तो मैंने भी बहुत सुना है, लेकिन इसके पीछे की जमीनी हकीकत क्या है? या क्या ये सिर्फ नदी के पानी की वजह से है, या मिट्टी के रसायन में कोई खास बात है? क्योंकि यहाँ मटासी और कन्हार मिट्टी का बहुत जिक्र होता है। मिट्टी का रसायन ही असली जादू है यहाँ। महानदी बेसिन सिर्फ इसलिए धान का कटोरा नहीं है क्योंकि वहाँ पानी है। पानी तो अगर देखा जाए तो बस्तर में भी बहुत है। हाँ, नदियाँ तो वहाँ भी हैं। मुख्य कारण है यहाँ की मिट्टी का एक बहुत ही अनोखा संयोजन। मध्य छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जिसे स्थानीय लोग मटासी कहते हैं। मटासी मिट्टी? हाँ, और ये पूरे राज्य के लगभग 50 से 55% हिस्से में फैली हुई है। इसके साथ ही मिलती है काली मिट्टी, जिसे कन्हार कहा जाता है। अच्छा, काली मिट्टी को कन्हार बोलते हैं। बिल्कुल। अब कन्हार मिट्टी की खूबी ये है कि ये बिल्कुल एक स्पंज की तरह बर्ताव करती है। जब बारिश होती है ना, तो ये पानी को सोखकर बहुत लंबे समय तक नमी बनाए रखती है। और धान की फसल को तो पानी ही चाहिए होता है। बिल्कुल, धान को ऐसा खेत चाहिए जो पानी को रोक कर रख सके। यानी कन्हार मिट्टी पानी को होल्ड करती है। एकदम सही। और जो मटासी मिट्टी है, वो उसे आवश्यक खनिज और पोषण प्रदान करती है। क्या बात है, दोनों का कॉम्बिनेशन। हाँ, इन दोनों का जो ये प्राकृतिक मिश्रण इस मैदानी इलाके में तैयार हुआ है ना, वो धान की जड़ों के लिए एक बहुत ही आदर्श वातावरण बनाता है। महानदी सिर्फ सिंचाई का साधन देती है, लेकिन पैदावार को जो असली ताकत मिलती है, वो इसी मिट्टी से मिलती है। एक तरह से ये परफेक्ट ज्योग्राफिकल रेसिपी है। बिल्कुल, एकदम परफेक्ट। ये तो प्रकृति की एक बहुत ही बेहतरीन इंजीनियरिंग हुई। और जब पानी और नदियों की बात निकली गई है, तो थोड़ा उस जल तंत्र को भी समझ लेते हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम को चला रहा है। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य में कुल 5 बड़े अपवाह तंत्र हैं। सबसे बड़ा महानदी अपवाह तंत्र है, जो लगभग 56% हिस्सा कवर करता है। फिर गोदावरी बेसिन है, जो 28% हिस्से में है। और उसके बाद सोन, गंगा, ब्राह्मणी और नर्मदा नदियां हैं। एक बहुत ही मजेदार तथ्य ये है कि महानदी राज्य की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। सही बात है। लेकिन अगर ये पूछा जाए ना कि राज्य की सीमाओं के भीतर सबसे लंबी दूरी तक बहने वाली नदी कौन सी है,
तो जवाब महानदी नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कैच है। बिल्कुल, वो नदी शिवनाथ है, जो 290 किलोमीटर का सफर सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंदर तय करती है। देखिए, नदियां तो राजनीतिक सीमाएं नहीं मानती ना। महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत से जरूर होता है, लेकिन वो आगे चलकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। तो उसका ज्यादातर हिस्सा वहां बहता है। हाँ, जबकि शिवनाथ नदी राज्य के अंदर ही एक बहुत बड़े इलाके को सींचती हुई आगे जाकर महानदी में मिल जाती है। और नदियों का ये जो जाल है ना, ये सिर्फ खेती के काम नहीं आता, ये राज्य की भौतिक सुंदरता को भी गढ़ता है। सुंदरता से आपका मतलब जलप्रपातों से है? बिल्कुल। अगर हम बस्तर की ओर जाएं, तो इंद्रावती नदी पर बना चित्रकूट जलप्रपात इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अरे चित्रकूट, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। एकदम सही कहा। इसे नियाग्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार घोड़े की नाल जैसा है, मतलब एक हॉर्सशू शिप है इसका। अच्छा। और मानसून के दौरान ये इतना चौड़ा हो जाता है कि इसकी विशालता वाकई डराने लगती है। ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। सच में? सबसे चौड़ा? हाँ, और वहीं पास में ही तीरथगढ़ जलप्रपात भी है, जो अपनी ऊंचाई के लिए जाना जाता है। वहां पानी सीढ़ियों जैसी चट्टानों से गिरता है। बहुत ही खूबसूरत नजारा होता होगा। बिल्कुल, लेकिन ये जलप्रपात सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं है। ये बताते हैं कि यहाँ का पठारी इलाका कितना उबड़-खाबड़ और ढलान वाला है, जो पानी को इतनी तेज गति देता है। उबड़-खाबड़ जमीन, तेज नदियां और फिर आते हैं जंगल। लगभग 44.25% वन क्षेत्र के साथ छत्तीसगढ़ भारत का तीसरा सबसे बड़ा वनाच्छादित राज्य है। बहुत बड़ा वन क्षेत्र है। यहाँ का राजकीय वृक्ष साल है, जो अपनी मजबूत लकड़ी के लिए बहुत जाना जाता है। राजकीय पशु वनभेसा है और राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है। लेकिन 2026 में इन जंगलों को लेकर जो सबसे बड़ी खबर आई है ना, वो सच में बहुत रोमांचक है। हाँ, 56वें टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। गुरु घासीदास तमोर पिंगला इलाके को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ना? 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला ये राज्य का सबसे बड़ा और पूरे भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि राज्य में पहले से ही अचानकमार और इंद्रावती जैसे रिजर्व्स मौजूद हैं। हाँ, मौजूद हैं। तो फिर इस नए 56वें रिजर्व के बनने से अचानक ऐसा क्या बदल जाएगा? मतलब इसका पारिस्थितिक महत्व क्या है? इसका महत्व ना बहुत गहरा है। वन्यजीव संरक्षण में एक सिद्धांत होता है जिसे आइसलैंड इफेक्ट या द्वीपीय प्रभाव कहते हैं। आइसलैंड इफेक्ट? ये क्या होता है? देखिए, अगर आप एक जंगल को बाड़ लगाकर सुरक्षित कर दें और उसे चारों तरफ से इंसानी बस्तियों से घेर दें, तो वो जंगल एक टापू बन जाता है। अच्छा, एक अलग थलग जगह। हाँ, और उसमें रहने वाले बाघ या जो भी अन्य जानवर हैं, वे उसी इलाके में कैद होकर रह जाते हैं। और अगर जानवर एक ही जगह कैद रहेंगे तो उनकी आबादी कैसे बढ़ेगी? सिर्फ आबादी का ही मसला नहीं है, सबसे बड़ा खतरा उनके जीन पूल को होता है। जीन पूल मतलब जेनेटिक्स? बिल्कुल। अगर वे बाहर नहीं जा पाएंगे तो एक ही परिवार या समूह के बाघ आपस में प्रजनन करेंगे, जिसे हम इनब्रीडिंग कहते हैं। अच्छा, और वो खतरनाक होता है? बहुत खतरनाक। इससे उनकी आने वाली पीढ़ियां कमजोर हो जाती हैं और बीमारियों का शिकार बहुत जल्दी होती हैं। तो ये जो नया 56वां टाइगर रिजर्व है ना, ये एक मिसिंग लिंक की तरह काम करता है। मतलब ये कोई टापू नहीं है? नहीं, ये कोई अलग थलग टापू नहीं है। ये सीधे मध्य प्रदेश के संजय दुबरी टाइगर रिजर्व के साथ जुड़ता है। अरे वाह, तो ये एक तरह का हाईवे बना रहा है जानवरों के लिए? एक बहुत ही विशाल हाईवे। ये लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर का एक निर्बाध कॉरिडोर बनाता है। अब बाघ मध्य प्रदेश से चलकर आसानी से छत्तीसगढ़ के जंगलों में आ सकते हैं और यहाँ के बाघ वहां जा सकते हैं। इससे तो उनका पूरा इकोसिस्टम ही बदल जाएगा। बिल्कुल। इससे उनका जीन पूल स्वस्थ रहता है, उन्हें अपना नया इलाका मिलता है और पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहता है। ये सिर्फ कुछ पेड़ों को बचाने की बात नहीं है, ये एक पूरी प्रजाति को जेनेटिक रूप से मजबूत करने का विज्ञान है। ये बात सच में नजरिया बदल देती है। मतलब जंगल सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जीवित नेटवर्क है जो आपस में जुड़े हुए हैं। एकदम सही। अब जमीन के ऊपर मौजूद इन हरे भरे जंगलों और वन्य जीवों से थोड़ा नीचे चलते हैं, उन अंधेरी गहराइयों में जहां वो खजाना छिपा है, जो आज के समय में कहीं ना कहीं पूरी अर्थव्यवस्था का पहिया घुमा रहा है। खनिजों की बात हो रही है? बिल्कुल, जमीन के नीचे मौजूद खनिजों की।
2026 के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि एनएमडीसी ने 53 मिलियन टन रॉ अयस्क मतलब आयरन ओर के उत्पादन का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, 53 मिलियन टन बहुत होता है। हाँ, और इसमें सबसे बड़ा योगदान दंतेवाड़ा जिले के बेलाडीला का है, विशेष रूप से वहां की जो किरंदुल और बचेली की खदानें हैं। अब सवाल मन में ये आता है कि आखिर इसी जमीन के नीचे इतना उत्तम क्वालिटी का लोहा या कोयला क्यों मिलता है? इसके पीछे क्या भूगर्भिक प्रक्रिया रही होगी? इसके लिए ना हमें लाखों करोड़ों साल पीछे जाना होगा। जमीन के नीचे जो खनिज मिलते हैं वे रातों रात तो बनते नहीं हाँ, हैं। वो तो है। छत्तीसगढ़ का जो अधिकांश हिस्सा है वो आर्कियन चट्टानों से बना है। ये पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानें मानी जाती हैं। लेकिन लौह अयस्क का जो असली खजाना है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में छिपा हुआ है। तो ये धारवाड़ चट्टानें कैसे बनी? करोड़ों साल पहले जब वो प्राचीन चट्टानें टूटी, उनका क्षरण हुआ और वे परत दर परत जमा होती गईं, तो अत्यधिक दबाव और गर्मी के कारण ना उन्होंने धारवाड़ चट्टानों का रूप ले लिया। अच्छा, भारी दबाव के कारण। हाँ, और बेलाडेला की पहाड़ियां इन्हीं धारवाड़ चट्टानों से बनी हैं। यही कारण है कि यहाँ का लोहा दुनिया के सबसे उच्च कोटि के लौह अयस्कों में गिना जाता है। मतलब वर्ल्ड क्लास आयरन ओर। बिल्कुल। इसका निर्यात तो सीधे जापान और अन्य देशों को किया जाता है। अरे वाह। और दूसरी तरफ अगर हम थोड़ा ऊपर सरगुजा या कोरबा की बात करें तो वहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती हैं। गोंडवाना चट्टानें यानी वो जगह जहां भारी मात्रा में कोयला मिलता है। एकदम सही। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण तब हुआ जब लाखों साल पहले विशाल जंगल और वनस्पतियां जमीन के नीचे दब गई थीं। टेक्टोनिक हलचलों की वजह से। हाँ, टेक्टोनिक हलचलों के कारण ये सारे जंगल जमीन की गहराइयों में धंसते चले गए और समय के साथ भारी दबाव और गर्मी के कारण वे कार्बन में बदल गए, जिसे आज हम कोयला कहते हैं। क्या बात है, प्रकृति का अपना ही कारखाना है। और इतना ही नहीं, मध्य मैदानी हिस्से में कडप्पा चट्टानें भी हैं। कडप्पा चट्टानें किस काम आती हैं? ये चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का बहुत बड़ा स्रोत है और इसी वजह से आप देखेंगे कि वहाँ सीमेंट के बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो पाए हैं। तो जो कुछ भी जमीन के ऊपर है, चाहे वो जंगल हो या मैदान, वो सब कहीं ना कहीं इस बात से तय होता है कि करोड़ों साल पहले जमीन के नीचे क्या घटित हुआ था। ये एक बहुत ही विशाल और लंबी प्रक्रिया है। लेकिन इस जमीन के नीचे दबी अकूत संपदा ने ना जमीन के ऊपर इंसानी व्यवस्था को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। वो कैसे? देखिए, जब सन 2000 में इस राज्य का निर्माण हुआ था तब सिर्फ 16 जिले थे। हाँ, सिर्फ 16। लेकिन आज 2026 तक आते आते ये 33 जिलों और 5 संभागों वाला एक बहुत बड़ा प्रशासनिक ढांचा बन चुका है। संभाग जैसे रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा। हाल ही के वर्षों में सक्ती, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ जैसे कई नए जिले बनाए गए। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ जगहों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान के कारण बहुत ही मशहूर उपनाम भी पा लिए हैं। जैसे खरौद को छत्तीसगढ़ की काशी कहा जाता है। भोरमदेव के जो प्राचीन मंदिर हैं उनके कारण उसे खजुराहो कहा जाता है। अच्छा, हाँ। और राजीम, जहां महानदी, पैरी और सोंडोर नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, उसे प्रयाग कहा जाता है। ये तो बहुत ही समृद्ध संस्कृति है। बिल्कुल। लेकिन संस्कृति अपनी जगह है और प्रशासन अपनी जगह। 16 से सीधे 33 जिले बना देना कोई साधारण प्रशासनिक कदम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तरफ हमारे पास अबूझमाड़ के ऐसे घने जंगल हैं जहां आज भी इंसानियत अपने सबसे आदिम रूप में रहती है, और दूसरी तरफ एनएमडीसी जैसे दिग्गज हर साल करोड़ों टन खनिज निकाल रहे हैं। तो जिलों की संख्या इतनी तेजी से दुगनी कर देने के पीछे असली तर्क क्या काम करता है? इसका सबसे बड़ा और सबसे सीधा तर्क है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, या जिसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को बांटना। हाँ, देखिए, जब किसी राज्य के पास इतने विशाल प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो बेलाडीला का लोहा हो या कोरबा का कोयला, तो वहां से भारी मात्रा में राजस्व या रेवेन्यू आता है। बहुत पैसा आता होगा। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि उस रेवेन्यू का फायदा आखिर किसे मिलना चाहिए? जाहिर है वहां के स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन अगर जिला मुख्यालय आपके गांव से बहुत दूर हो, तो वो फायदा एक आम इंसान तक पहुंच ही नहीं पाता। हाँ, दूरी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। यही सबसे बड़ी चुनौती थी। बस्तर या सरगुजा के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में अगर किसी व्यक्ति को अस्पताल जाना हो या किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, और मान लीजिए कलेक्टर का दफ्तर 150 किलोमीटर दूर हो, तो विकास तो सिर्फ कागजों पर ही रह जाता है ना। सही बात है, 150 किलोमीटर जाना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए जिले छोटे करने का मतलब है प्रशासन को जनता के दरवाजे तक ले जाना।
मोहला मानपुर या खैरागढ़ जैसे जो नए जिले बनाए गए हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि खनिजों से होने वाली कमाई का इस्तेमाल उन इलाकों में सीधे स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाने में किया जाए। मतलब पैसा वहीं लगे जहां से आ रहा है। एकदम सही। छोटे जिले होने से प्रशासन के लिए हर गांव पर नजर रखना आसान हो जाता है। ये मूल रूप से आर्थिक भूगोल को मानव विकास के साथ जोड़ने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। जब तक खदानों से निकला हुआ पैसा अंतिम व्यक्ति के जीवन स्तर को नहीं सुधारता, तब तक वो खनिजों के जो बड़े बड़े आंकड़े हैं वो सिर्फ किताबी बातें हैं। यार, ये पूरी चर्चा वाकई दिमाग के जाले साफ कर देने वाली है। भूगोल सिर्फ नक्शे पर खींची गई कुछ रेखाएं या रटने वाले तथ्य नहीं है। ये एक जीता जागता सिस्टम है जो हमारे हर दिन को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल, भूगोल ही हमारा जीवन तय करता है। तो चलिए, इस पूरी यात्रा में हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक तेज और स्पष्ट तरीके से समेट लेते हैं। हाँ, एक क्विक रिकैप हो जाए। हमने शुरुआत की थी उस समुद्री घोड़े जैसी आकृति से और जाना कि कैसे जशपुर से बीजापुर के बीच 4 डिग्री का जो देशांतर है वो सूर्योदय में 16 मिनट का फासला पैदा कर देता है। फिर हमने देखा कि कोरिया की पालम की पहाड़ी वो खास जगह है जहां कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। बिल्कुल। फिर हमने जलवायु के विरोधाभास को समझा, कैसे उत्तरी अक्षांश के कारण सामरीपाट महाद्वीपीय प्रभाव से जूझता है, जबकि उसी के समान ऊंचाई वाला बेलाडीला घने जंगलों की वजह से एक स्थिर तापमान बनाए रखता है। वो थर्मोस्टैट वाला इफेक्ट। हाँ, और मिट्टी के रसायन में हमने जाना कि मटासी और कन्हार का अनोखा मिश्रण कैसे महानदी के बेसिन को स्पंज जैसा बनाकर उसे धान का कटोरा बनाता है। सही। नदियों के तंत्र में महानदी भले ही सबसे लंबी हो, लेकिन राज्य के भीतर शिवनाथ नदी अपना सबसे लंबा सफर तय करती है। और जलप्रपात भी। बिल्कुल, चित्रकूट और तीरथगढ़ जैसे शानदार जलप्रपात। इसके बाद हमने 2026 के सबसे बड़े अपडेट 56वें टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला पर चर्चा की, जो कि एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है। हाँ, एक मिसिंग लिंक बनकर बाघों के जीन पूल को सुरक्षित करने का काम करता है। जमीन के नीचे के खजाने में हमने देखा कि करोड़ों साल पहले बनी धारवाड़ चट्टानों के कारण ही NMDC 53 मिलियन टन लॉ अयस्क का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना पाया है। और गोंडवाना में कोयला। बिल्कुल, और अंत में इन सभी संसाधनों और अर्थव्यवस्था को जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से चलाने के लिए ही 16 जिलों से बढ़कर 33 जिलों वाले एक मजबूत विकेंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचे की जरूरत पड़ी। इस पूरे परिदृश्य को देखने के बाद एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय प्रश्न सामने आता है। कैसा प्रश्न? आज हमने बात की कि कैसे धारवाड़ और गोंडवाना की चट्टानों से निकलने वाला लोहा और कोयला छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है और देखा जाए तो पूरे देश के बुनियादी ढांचे को रफ्तार दे रहा है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आप 2030 और उसके बाद के दशकों की कल्पना कीजिए। पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी, सौर ऊर्जा और कार्बन नेट जीरो की दिशा में बहुत आक्रामक रूप से आगे बढ़ रही है। मतलब जीवाश्म ईंधनों पर जो हमारी निर्भरता है वो खत्म होने वाली है? एकदम सही। जब दुनिया को कोयले की जरूरत ही नहीं रहेगी, जब लौह अयस्क के विकल्प के रूप में रिसाइकलिंग या नई तकनीकें हावी हो जाएंगी, तब इस राज्य की अर्थव्यवस्था खुद को कैसे ढालेगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या ऐसा समय आएगा जब छत्तीसगढ़ के ये 44% घने जंगल जो वातावरण से कार्बन सोखकर एक विशाल कार्बन सिंक का काम करते हैं, वो उसके कोयले की खदानों से कहीं ज्यादा मूल्यवान हो जाएंगे? बाप रे, ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है। आज जो जंगल खदानों के लिए काटे जा रहे हैं ना, शायद भविष्य में उन्हीं जंगलों को बचाने के लिए दुनिया इस राज्य को कार्बन क्रेडिट के रूप में भुगतान करेगी। ये आर्थिक भूगोल का एक ऐसा बदलाव होगा जो पूरी व्यवस्था को पलट सकता है। सच में ये एक ऐसा विचार जो भविष्य की पूरी तस्वीर ही बदल देता है। एक ऐसा युग जहां विकास की परिभाषा खादानों की गहराई से नहीं बल्कि जंगलों की हरियाली से तय होगी, जहां कार्बन सोखने वाले पेड़ जमीन के नीचे दबे कोयले से ज्यादा कीमती हो जाएंगे। बिल्कुल। और शायद तब इस समुद्री घोड़े जैसी आकृति वाले राज्य का भूगोल एक नई ही कहानी लिख रहा होगा। तो इसी गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हमारे आज की इस गहन विश्लेषण की यात्रा यहीं ठहरती है। कोई भी सोचेगा कि अगली बार जब वो भारत का नक्शा देखे तो उसे सिर्फ पहाड़, नदियां और जिलों की सीमाएं न दिखें, बल्कि वो उस 16 मिनट के अंतराल, जमीन के नीचे के विज्ञान और जंगलों में धड़कते जीवन की पूरी कहानी को महसूस कर पाए। सही बात है। भविष्य का भूगोल कैसा होगा, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। फिर मिलेंगे ज्ञान और जिज्ञासा के एक नए सफर।